इस 15 अगस्त को हमारा पूरा देश आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ जो है वो मनाने जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, 1947 से जब से भारत को आज़ादी मिली है, तब से लगातार भारत को पाकिस्तान और आतंकवादियों से खतरा रहा है। खतरा रहा है बाहरी दुश्मनों से जो हमेशा भारत की शांति भंग करने में लगे रहे। लेकिन इस बीच जो हमारी भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, उनके बदौलत जो भारतीय नागरिक है वो हमेशा सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि सीमा पर जवान निस्वार्थ भाव से सदैव खड़े रहे और बहुमूल्य जो है उनका योगदान रहा है। 4 वॉर जो हुए पाकिस्तान के साथ, एक चाइना के साथ, सारे वॉर्स में निस्वार्थ भाव से जो है हमारे सोल्जर्स ने बलिदान दिया है। इस बीच आज जो शख्स आईटीवी नेटवर्क पर हमारे साथ मौजूद है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। 1971 वॉर के समय पर रिटायर्ड विंग कमांडर सुदर्शन कृष्णमूर्ति जी खुद उस वॉर के हिस्सा रहे थे। सर, सबसे पहले तो आईटीवी नेटवर्क पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 15 अगस्त की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, उस दौर में 1971 में क्या हालात थे, कैसा माहौल था, और उस समय भारत इतनी उलझनों के बीच में जो जंग जीता, उस जंग की शुरुआत कैसे हुई थी? सर, लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब चाइना अटैक हमारे ऊपर हुआ था 62 में, उसके अलावा 65 में पाकिस्तान लोगों ने ट्राई किया था, कोशिश किया था कि हमारी कंट्री का कुछ हिस्सा ले लें, लेकिन हमने होने नहीं दिया। उस समय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में परिवर्तन होने का स्वतंत्रता के पास थोड़ा कम था। हम लोग बिल्ड कर रहे थे, लेकिन उस समय था नहीं। लेकिन फिर भी हमने उसको सह करके वीच करा। लेकिन जब 71 का बारी आया, हम लोग तैयार थे। कैसे तैयार थे? ना सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ना सिर्फ पैरामिलिट्री, इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप, इंडियन डिप्लोमेसी और नागरिक जो है इंडिया में पूरा के पूरे, दे वे फॉर द वॉर एंड टू टीच अ लेसन वंस इन फॉर ऑल टू द नेबर कंट्री। और ये समय जब शुरू हुआ था, जब मैडम इंदिरा गांधी ने जब प्लान किया था, उनको एडवाइस दिया गया था। उस समय जो जब शरणार्थी लोग आने लगे थे, मार्च से अप्रैल से बहुत इन सैकड़ों, हजारों और लाखों में लोग आ गए थे, और चारों ओर ईस्ट पाकिस्तान का साइड में से घुस करके आ गए थे। शुरू में हमने कैंप लगा करके उनको आदर्श दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने काम मांगने लगे। उन लोगों ने कुछ और मांगने लगे। लोकलों को, लोकल पॉपुलेशन को ज़रा तंग होने शुरू किया था। हमको महसूस हुआ जब तक ये लोग वापस नहीं आएंगे, हमारा कंट्री का सिचुएशन बिगड़ जाएगा। इसलिए प्लान करके जब आर्मी से पूछा गया, तो उस समय उन्होंने बोला था, मैडम 3 नदियाँ, गंगा, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, सारे नदियाँ ईस्ट पाकिस्तान में होकर के बंगाल सागर में जाती है। इस समय आपको जगह लड़ने के लिए नहीं, खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी। आप वेट करो, अक्टूबर के बाद जब पानी कम होएगा, बारिश नहीं होएगी, आइस पिघलेगा नहीं, सब उस समय हम थोड़ा मिलेगा करते। उन्होंने माना, और अचानक पाकिस्तान ने दिसंबर में 4 या 5 वेस्टर्न पश्चिमी एयरफील्ड को अटैक करके गलती किया था। ये अटैक के बाद हमारी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी वगैरह वगैरह तो वापस जब जवाब देने लगे, टोटल एयर सुपीरियॉरिटी हमको 3 हफ्ते में सारा मिल गया था। इसलिए क्या हुआ, पाकिस्तानी लोग वेस्ट से ईस्ट नहीं आ सकते थे एरोप्लेन, और ईस्ट के अंदर ही जो भी थे उनका हालत बहुत ख़राब था, क्योंकि फाइटर ट्रांसपोर्ट जा कर के उनका सारे एयरफील्ड
तोड़ दिए, टेक ऑफ करने को जगह नहीं है, पार्क करने को जगह नहीं है। ऐसे होने के बाद उन्होंने दे दिया। इस समय मैं कहाँ से आ रहा हूँ? मैं हूँ एक हेलीकॉप्टर पायलट। हमारा स्क्वाड्रन सिलचर, ओके, सिलचर में था और अगरतला से करीब 200 किलोमीटर है। और अगरतला से आप उत्तर पश्चिम जब जाओगे आपको ये सिलचर में मिलेगा। सिलचर में दूसरे विश्व युद्ध का एक पुराना एक एयरफील्ड था और एयरफील्ड फाइटर के लिए तैयार नहीं है और सिर्फ ट्रांसपोर्ट कुछ कुछ जहाज थे, हेलीकॉप्टर, हम लोग, हमारा स्क्वाड्रन था। और हमारा स्क्वाड्रन किस किस को ऑपरेट करते थे? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, इनका पूरा। लेकिन जब लड़ाई लड़ने का कुछ मन में आया, इनको वापस भेजने का मन में आया, उस समय क्या किया, एक हमारा जनरल साहब थे, जनरल सगत सिंह। उनका काम था तेलियामुरा, अगरतला से 40 किलोमीटर है तेलियामुरा, वहाँ पर रह करके ये जो पाकिस्तानी सोल्जर रजाकर वो जो भागने वाले थे थ्रू चिटागोंग, उनको रोकने का काम था। इनका काम मेघना रिवर को क्रॉस नहीं करना। लेकिन हालात ऐसे हमारे फायदे में हुआ, जनरल सगत सिंह ने सोचा मेघना रिवर पार करके जब हम अगर ढाका पहुंच जाएं तो पूरा शांति हो जाएगा, सब सीजफायर। इसके बीच अगर यूनाइटेड नेशन ने सीजफायर बोल दिया या कुछ रेजोल्यूशन आ दिया, हमारा पूरा हाथ कट जाएगा, हमारा एफर्ट सारा व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा था ये हम क्रॉस करेंगे। उनका अपना सीनियर को बुलाया था, मुझे करने दो, आपने कहा है ना करो लेकिन मुझे करने दो। एयरफोर्स ने कहा, आर्मी ने कहा कर ले। तो हम लोग क्या किया, सिलेट पहला, ब्राह्मणबाड़िया दूसरा, उसके बाद मेघना का पार करके हम सोल्जर्स फुली आर्म्ड, राशन, अम्यूनिशन के साथ ड्रॉप कर दिया। ऐसे मेघना क्रॉसिंग में क्या हुआ, ढाका के बिल्कुल अपने गेट पर हमने इंडियन सोल्जर को तैनात कर दिए थे और उस तरफ से ऑपोजिट साइड से पश्चिमी उत्तर की तरफ से इंडियन आर्मी का पूरा फोर्स आ रहे थे। इस बीच जब ढाका वाले ईस्ट पाकिस्तान का लोग, सोल्जर्स, आर्मी, गवर्नर सब फंस गए थे, उनका और कोई चांस नहीं था बट टू सरेंडर। लेकिन सरेंडर भी इतना इजी से नहीं आया, क्योंकि जनरल जेकब साहब जा कर के उन्होंने कहा था अगर सरेंडर नहीं करोगे तो हम तो छोड़ देंगे, लेकिन लोकल बांग्लादेश जो है आपको सर काटने का कसम खाई है, आपका सुरक्षित नहीं होएगा, आप सरेंडर करो हमारे पास, हम जेनीवा कन्वेंशन से आपको देखभाल करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, आप घर वापस जाओगे जब तक हमारा सीजफायर का उल्लंघन ना हो। उन्होंने कहा, इसीलिए 16 तारीख दिसंबर में उनका सरेंडर हुआ। बाद में लोगों को मालूम होना चाहिए 20 साल पहले नियाजी का कोर्ट मार्शल हो करके उनका पनिशमेंट दिया गया था पाकिस्तानी आर्मी ने ये सरेंडर करने के लिए। लेकिन सरेंडर किया, सही किया, लोगों का जान बचाने के लिए, नहीं तो बहुत सारे खून खराबा होता था। लेकिन अभी हम क्या बोलने वाले थे, सरेंडर तो हो गया, लेकिन उसका पीस, शांति कैसे फैलाएंगे। इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग था, बहुत नंबर में था। जा कर के बांग्लादेश मुक्ति बाहिनी, बांग्लादेश आर्मी, बांग्लादेश पैरामिलिट्री, इन सबको बोला आप लोग आराम करो, कुछ दिन हम लोग देखेंगे, उसके बाद आप टेक ओवर करके फिर देख लेना। और जब तक ये पाकिस्तान पूरा निकाल करके इंडिया लाए गए थे और POW कैंप में रख के जब उन्होंने बोला आप जाओ, उसके बाद आर्मी ने निकल करके वापस आया था। अगर दिसंबर में हुआ, तकरीबन मान लो अप्रैल में 72 में 72 में पूरा खाली करके हम लोग हैंड ओवर करके आ गए थे। और गलती ये हुआ कि कुछ लोग बचे थे,
ये लोग इंग्लिश में बोलते हैं वुल्फ इन शीप क्लोथ। उन्होंने क्या किया, मुजीबुर रहमान को असैसिनेट करके फैमिली को पूरा निकालने की कोशिश किया था। उस समय हम वेटिंग कर रहे थे, लेकिन अंदर नहीं घुसा और मुजीबुर तो मारे गए थे, लेकिन उसका अपनी बेटी हसीना मैडम उन्होंने करके लिया था। बीच में अवामी लीग का पार्टी डिफीट भी हो गए थे और खालिदा जिया उन्होंने करके फिर इनको किया था। अभी जो उनको आप लोगों को मालूम है, हसीना मैडम उधर से निकल करके इंडिया आई हुई है, लेकिन उस समय भी जर्मनी में थी, इसलिए बच गई। न तो सारे लोग जो घर में थे मुजीबुर रहमान के, उन्होंने वो मारा गया था। मुजीब का एक्सीडेंट करा करके हेलीकॉप्टर से उनका शूटिंग हुआ था। ठीक है, ये है इतने ढंग का हमारी तरफ से हुआ। ये क्या बोलना चाहता हूँ, ये जो पिक्चर है ये है आपका सरेंडर सेरेमनी का एक हिस्सा। इसमें हम कैसे आए, ये हो मैं फ्लाइंग ऑफिसर था उस समय। ये आप है सर? मैं हूँ। ये प्रेसिडेंट, ये जेकब साहब है, ये सगत सिंह साहब है, ये दीवान साहब है, नियाजी, जगजीत सिंह अरोड़ा और एडमिरल कृष्णन। ये कैसे हुआ, हम लोग जब सरेंडर हुआ था हम लोग सीनियर ऑफिसर को ले गए थे और हम भी जाना चाहते थे, क्योंकि हम भी तो लड़ रहे थे कम से कम 8-9 महीना उसका। इसलिए हम सब गए थे, हमने देखा और मेरे पास एक कैमरा था। उस कैमरा से मैं भी फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंडिया का 5 बजे, बांग्लादेश का 5:30 बजे सनसेट हो गया था, इसलिए मेरे पास फ्लैश नहीं थी, ख़राब हो गया था मेरे पास। इसलिए मैं सोचा जाके देखूँ वो लोग क्या लिख रहे हैं, इसलिए मैं उस तरफ गया। अचानक बाई चांस हमारा फ़ोटो उसमें आ गया, लेकिन बाद में हम लोगों को, मेरे को बताया गया ये आपको हेलीकॉप्टर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। अच्छा सर। तो यही है। बाकी लोग तो इन्होंने जा करके उन्होंने वार्निंग दिया था, आप अगर सरेंडर नहीं करो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये तो सगत सिंह से हमारे साथ 8 महीना साथ फ्लाई कर रहे थे। ये है आर्मी हमारा एयरफोर्स का शिलोंग में, और यह है नियाजी साहब, ये कमांड कलकत्ता वाला कमांड में, ये है विशाखापट्टनम का इंडियन नेवी वाला। सो ये है ये पिक्चर का व्याख्यान। इस पूरे पिक्चर में जो है सर इंडियन आर्मी की जो है अलग अलग जो पार्ट है, नेवी, एयरफोर्स, और वो दर्शाया गया है। इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्मी के नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस के अलग अलग जो पार्ट है, जो थे ईस्टर्न साइड में उनका। ये है ईस्टर्न में था, एक कोर कमांडर था, ये ईस्टर्न एयरफोर्स कमांडर, ये ईस्टर्न नेवल कमांडर और ईस्टर्न आर्मी कमांडर, ये सब होते। ये है एक AIR का जर्नलिस्ट। ठीक है, तो यही है हमारी इसका व्याख्या। सर इस पर वापस लौटेंगे, दोबारा लौटेंगे, इस पर बात करेंगे। एक किताब है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ये किताब में सर ये थ्रू द रोटर डिस्क जो है जी, हमें लिखने का शौक था बचपन से ही। 71 के बाद मैंने देखा कोई किताब, कोई राइटिंग ज़्यादा नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं पेपर में, न्यूज़पेपर में छोटे छोटे सेंटर पेज का आर्टिकल लिख के वो पब्लिश कराता था। वो तो अलग था, लेकिन अभी कोरोना के टाइम पे मेरा बीवी और मैं, हम लोग सारे निकाल करके जो भी हमने लिखा था उसको ज़रा एक किताब में लाने की कोशिश की। और उस समय हमने क्या किया, सिर्फ लड़ाई का नहीं रखेंगे, हमारा पर्सनल एयरफोर्स लाइफ, हमारा कैलाश मानसरोवर का ट्रैकिंग, और मेरा बहुत अंटार्कटिका का एक ट्रिप था, उसमें हम शिप में हेलीकॉप्टर ले जा करके वहाँ फ्लाई करके वापस आए थे, उसका लिखना था, वो सब लिखा है। और बाकी सब छोटे मोटे चीज़ है, ये सब आप इंग्लिश सरल है, स्कूल बॉयज़, स्कूल गर्ल्स, स्टूडेंट्स आराम से पढ़ सकते हैं।
और समझ सकते हैं। ये मैं पूछना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये खरीदिए, इसमें ज़्यादा प्राइस नहीं है, 250 रुपया का है। और ये है हमारे अभी शायद आउट ऑफ प्रिंट है। अगर जो भी चाहिए मेरे को मोबाइल करके पूछ सकते हैं, 9820069195। आप लिखिए। अगर ये किताब का और इसका जो आपके इसमें कहाँ से मिलाएगा मैं लिख के दे दूँगा, इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। जी सर, हमने बात की 71 के वॉर की, किस तरह से इंडिया ने बहुत क्रूशियल रोल निभाया जो ईस्ट पाकिस्तान है उसे बांग्लादेश बनाने में, और किस तरह से जो है इंडियन आर्मी ने इतने उलझनों के बीच में उस वॉर को जीता। हम सर जानेंगे कि आपकी क्या भूमिका रही थी, आपने उस दौरान क्या क्या जो है आपने खुद अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया, क्या आत्मबल उस समय आपकी थी, क्या मंशा थी, किस किस मनोबल के साथ आप लड़ रहे थे। और जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मैप है, तो अब सर वो मैप के जरिए मैं समझना चाहूंगा। ये यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं जो हमारे रिटायर्ड विंग कमांडर जी हैं उनके घर पर हूँ, और उनके घर पर यहाँ पर ये मैप है। ये है पूरे भारत का एक, ये है पूरा भारत का एक नक्शा। यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान है और यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान था। यही जो जगह है यहाँ पर पूरा दिखाया गया है, यही है पूरा दिखाया गया है। ये अभी बांग्लादेश बुलाया जाता है, लेकिन उस समय हम जब लड़े थे ये ईस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान यहाँ देखिए कैलकटा, कैलकटा से देखिए ये ढाका, ढाका से हम लोग थे सिलचर। आप लोग सुना होगा अगरतला करके, ये अगरतला है। तो आप नक्शा ले करके कैलकटा से सिलचर का अगर लाइन एक मारेंगे, ये ढाका बीच में आएगा और अगरतला बीच में तकरीबन आएगा। आप ये दोनों देख सकते हैं। और ये है जगह जहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र घुस रहा है, और यहाँ से सिलीगुड़ी जो है यहाँ पर तीस्ता रिवर आ रहा है, और यहाँ से लोग है ये गंगा का अंदर आ रहा है। तो ये 3 नदियाँ मिल करके पूरा बांग्लादेश को 4 या 5 महीने को पूरा एक समंदर बना लेता है। आपको ज़मीन कुछ कम दिखाई पड़ेगा, इसलिए उस समय हमको लड़ने का भी मन नहीं है। हम लोग आए थे सिर्फ विंटर में, जब आइस पिघलेगा नहीं पानी और बढ़ने का, ये नदी ब्रह्मपुत्र भी हल्का हो जाएगा, तीस्ता भी हल्का हो जाएगा, क्योंकि पानी अभी मेल्ट नहीं हो रहा है। लेकिन एक और एडवांटेज था, एक और सुविधा थी कि आइस को हिमालय को पार करके चाइनीज़ अगर चाहे भी पाकिस्तान को मदद करने के लिए नहीं आ पाया था। ठीक है, ये ही आइडिया था हमारे विंटर में लड़ाई रखने का। लेकिन यूके, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए दोनों हमको लड़ने के लिए नहीं दे रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान उनका सियाटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा था। लेकिन हम यूएसएसआर, रशिया से हमारी फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी, उन्होंने सबमरीन भेजा है, और वो लोग सबमरीन बे ऑफ बंगाल में आकर के बाकी लोगों को आने भी नहीं दिया। इंडियन नेवी यहाँ से जा कर के जहाँ भी थे उनका शिप, जा कर के सुइसाइड बॉम्बिंग करने को तैयार थे, लेकिन वो सब जाने को नहीं हुआ, क्योंकि यूके और यूएसए का सबमरीन्स को आने नहीं दिया रशिया ने, इसलिए ये थोड़ा सेफ बन गया था। ठीक है, और जब ढाका और ढाका इसका सारे सरेंडर हो गए थे, और कुछ नहीं था कि ये रूल ये इनको बांग्लादेश को अवामी लीग को हैंड ओवर करने का कोई और चारा नहीं था। हमने करके हम लोग 3 या 4 महीने और रहे, उसके बाद हम सारे POW, सारे आर्मी, पैरामिलिट्री सब निकाल करके बांग्लादेश को
उनको अपने हिस्से में छोड़ करके आ गए थे। यही है जितना मैं जानता हूँ, लेकिन इससे अलावा बहुत हैं। आर्मी कैसे लड़ाया, ये नेवी कैसे लड़ाया, हम नहीं लड़े, उन्होंने सब ने लड़ी, लेकिन मेरी तरफ से मैं जानता हूँ क्योंकि हमने दिन रात यही कर रहे थे, हेलीकॉप्टर फ्लाइट। और हेलीकॉप्टर फ्लाइट में 9 साल पुरानी हेलीकॉप्टर में हम ले करके खड़े। ये एक संतोषजनक बात है और एक प्राउड फील कर रहा हूँ। हमारी हेलीकॉप्टर ने एक भी धोखा नहीं दिया और एक बार भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। दिन रात अंधेरे में फ्लाई कर रहे थे और बगैर फ्यूल का चेक स्टैंडर्ड करके नहीं कर रहे थे। ये सब याद रख के सोचिए, ये भगवान के देन के अलावा हमारा प्रोफेशनल भी कुछ है और हमारा मेंटेनेंस लोगों का, उसका जो मेंटेन कर रहे थे, रात को कैंडल लाइट के साथ उनको कर रहे थे, लड़ाई लड़े थे उसी फील्ड में जहाँ लड़ाई हो रही थी, उसी फील्ड में। और इन्फेंट्री के साथ, फुट सोल्जर के साथ साथ हम लोग हेलीकॉप्टर साथ कर रहे थे। हम ऊपर से बम गिरा करके नहीं आ रहे थे, हमको उनके साथ ही थे। और इनके साथ हमने जो भी किया था वो एक अलग किताब आया हुआ है, 900 पेज का, डिटेल में दिया हुआ है, मी4 MI4। और इनका एक स्क्वाड्रन लीडर PK वैद ने निकलवाया है, अभी हाल से 4 महीने 8 महीना हुआ है। ये भी अवेलेबल है मार्केट में, आप खरीद करके पढ़ सकते हो। ये बहुत सारा डिटेल देगा, जो मैंने कहा था उसका हर एक दिन का, हर एक मिनट का, हर एक सेकंड का आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यही है हमारी तरफ से। सर काफ़ी कुछ चीज़ें जो है आपने बताई हैं यहाँ पर, हमें मैप्स के ज़रिए आपने समझाया, आपने वो तस्वीर सरेंडर के दौरान जो तस्वीर ली गई थी वो बताया। वो तस्वीर को जब जब सर आप देखते हैं, वो पल याद आते हैं, तो कितना प्राउड फील होता है, कितना गौरवान्वित जो है महसूस करते हैं आप? एक चीज़ आपको मैं समझना चाहता हूँ कि जिस दिन सरेंडर जो हुआ था, हालात ढाका में गंभीर थी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को पता नहीं क्या ऑर्डर उनके ऊपर से, मुक्ति बाहिनी जो है उनका ऑर्डर, उनका मालूम है आप सरेंडर करने वाले, लेकिन करेंगे क्या वो भी था मालूम नहीं। और हम लोगों को करना कुछ नहीं, हमने तो छोड़कर आ गए, आप डिसाइड करो भाई, जब सरेंडर हुआ उसका मैं देख लेते। ओके, तो ये एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि इंडियन आर्मी विथ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन अपने हिस्से से सबको अलग अलग समझा करके आप जाओ भाई, गो टू बैरक्स। बाकी पाकिस्तानी लोगों को बोला आप आर्म सरेंडर कर लो, लेकिन आप लोग जाओ, आप सेफ हो, आपको कोई नहीं, कुछ नहीं होएगा। मुक्ति बाहिनी को कहा डोंट डू एनीथिंग, लोगों को, लोकल सिविल पॉपुलेशन को भी कहा आप अभी कुछ मत करो, हम लोग हैं, हम इसको देख लेंगे। पाकिस्तान आर्मी को ये बहुत रिलीफ मिला कि उनका हाल हम बांग्लादेश के लोकल के ऊपर नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए दे आर वेरी ग्रेटफुल टू यू इवन टुडे। जो भी बचे हैं उन्होंने, वो बोलता है आपने अच्छा काम किया, हमने सरेंडर करके, हम लोगों ने भी अच्छा काम किया, आप लोगों ने हमारा शरणार्थी करा करके आप भी अच्छा कॉल किया। लेकिन उसका थैंकफुलनेस जो है, डिफीट इज़ अ डिफीट, हारना तो हार गया, इसलिए वो लोग हमको ओपनली नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास चिट्ठियाँ बहुत है, इंटरव्यू बहुत है कि वो लोग बोलते हैं थैंक यू सो मच, इसने आपने इतना किया हमें। लेकिन पाकिस्तानी लीडर तो इसको मानेंगे नहीं, इसलिए वो थोड़ा कुछ इधर उधर का बोलते रहते हैं, लेकिन उनको बोलिए क्या बात है, वो लोग समझते हैं। यानी हमारी जो इंडियन आर्म फोर्सेस है वो बहादुर होने के साथ साथ काइंड भी है, मर्सी भी है उनके अंदर, काफी दया दिखाते हुए उन्होंने, और इस चीज को पाकिस्तानी आर्मी भी मानती है, बट लीडर्स नहीं मानते। लीडर्स मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर है।
पॉलिटिकल लीडर अगर मान लिया तो उन्होंने बोला था आपने तो सरेंडर कर दिया था, आपने तो जीत उनको तो जीत हासिल उनको करने दिया, आपने पकड़ा ही नहीं। आपको बोलने से हम तो लड़ते थे, हम तो तैयार थे लड़ने का। तो यस, और ये भी याद रखना होगा कि पॉलिटिकल लीडर था कौन उस समय, आर्मी वाले ही थे। इट वाज टिक्का खान और याहिया खान थे, ठीक है। इसलिए उससे उनके ऊपर हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे, हमारी तरफ से हम बात करेंगे और हमारी कंट्री को सुरक्षित रखना और सेफ रखना बाहर वाले से। हमको एकजुट रह करके थिंकिंग में जो भी है गवर्नमेंट, उनको हमको मदद करना, उनको हमको आदर दिलाना कि हम लोग बाहर नहीं जाए। सर आखिरी 2 सवाल है मेरे। सबसे पहले ये कि जो यंगस्टर्स इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, उस जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हालांकि जो इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता है उन्हें कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, उन्हें वो खुद एक मोटिवेशन होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्या कुछ सलाह देंगे, क्या कुछ चीज़ें जो है अपनी जर्नी के दौरान दिमाग में उन्हें रखना चाहिए, किस चीज़ों पर उन्हें काम करना चाहिए? देखिए, मैं क्या बोलूँ, ये नहीं बोलूँगी ज्वाइन करो, ये नहीं बोलूँगी ज्वाइन ना करो। मैं मेरे बच्चों को, मेरे नेबर को भी बोलते हैं, अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग छोड़ना नहीं। जो करना चाहते हो करो और करके दिखाओ। क्यों? क्योंकि बाद में आप पछताओगे, मेरा इच्छा थी एयरफोर्स में ज्वाइन करने का, लिया नहीं। अभी भी लोग हैं मेरे पास, आर्मी में ज्वाइन कर दिया, मेरे में एयरफोर्स में आना था, लेकिन है कुछ। और एक चीज़ इन दिनों में याद रखने का चीज़ है कि इंडियन आर्म फोर्सेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में। अपॉलिटिकल, मतलब ये पॉलिटिकल नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप सीखो। आज हमारी एक लोग ने बताया था, ये है इंडियन आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स 3 सर्विसेज नहीं है, ये वे ऑफ लिविंग। ये वे ऑफ लिविंग क्या समझा था, ये आपको जिंदगी भर, दिन भर क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ये भी आपके साथ होएगा। और बाकी जो बलिदान वगैरह वगैरह है, वो सब दूसरी ही बात है, क्योंकि बलिदान तो सब करना चाहते हैं, लेकिन जो टैक्सी ड्राइवर हो, ऑटो है, वो राइफल लेके के शूट तो नहीं कर सकता, उसको तो ट्रेनिंग नहीं हुआ। हमारा ट्रेनिंग भी हुआ है, हमारा मेंटल थिंकिंग भी ऐसा है, इसलिए हम रेडी हैं, तैयार हैं। दैट इज़ हाउ ये 71 वॉर का लड़ाई हुई। अभी भी जो भी अगर कोई कोशिश करेगा, हम तो ज़रूर मुंह तोड़ जवाब देंगे ज़रूर। हम तो ज़्यादा उनके साथ नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है हमारे पुराने दोस्त हैं, हमारे बच्चा है, हमारे उसके सब बोलेंगे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है, सबको मैं बताना चाहता हूँ, ये आम सोल्जर, ऑफिसर या सेलर का एयरमैन जो है, इनके ऊपर में अगर कोई गलत बात बोला तो उनको सर हिला करके जाने दो, आप जवाब मत दो और बहस मत करो, ठीक है। उनका अपना मन है, वो जो बोलेगा अच्छा है उसका भी सर हिलाओ, अगर बोलेगा गंदे आदमी है और सर उसका भी सर हिलाओ। लेकिन इनका हमारे उसका कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनसे हमें ज़रूरत नहीं है। हम जब ज़रूरत पड़ेगी हम लोग सुरक्षा करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। ये इसको ज़रा मन में रखते हुए आप लोग निश्चिंत रहिए, अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट थिंकिंग। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो है एडवेंचरिज्म क्या चीज़ होती है, जो चीज़ जो हट के करना चाहते हैं, बच्चों को करने दो, क्योंकि उसके बाद सोचेगा, अब वो आकर के बोलेगा मम्मी मैं एक्सकर्शन जाना चाहता हूँ, जंगल से ट्रैकिंग है। उसको मत बोलो जा बेटा मत जाओ, जंगली जानवर है, नहीं, उनको दोनों उसके साथ जो जाने वाले हैं उनको भी समझाओ, जंगली जानवर जहाँ पर है वहाँ मत जाइए, अलग करिए। तो जब तक ये खुद करके महसूस नहीं करेगा, उसको सिटीजन कैसे बनाओगे, वो नागरिक पूरा नहीं बनेगा। ये मम्मी पापा के बात सुनो ज़रूर, लेकिन उनको अपना दिशा में, अपने इंटरेस्ट में दिखाने के बोलो ज़रूर।
यही बिल्कुल बेहतरीन बात कही है आपने ये। साथ ही जो मेरा आखिरी सवाल है वो ये है कि जो हमारे देश के नागरिक है, हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को जो है आज़ादी और रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे का जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बतौर आर्मी बतौर इंडियन आर्म फोर्सेस में काम करने वाले हर एक दिन वो तो जश्न मनाते हैं, हर एक दिन वो तैनात रहते हैं। तो ऐसे में एज ए रिटायर्ड विंग कमांडर ऑफिसर आप देशवासियों को, नागरिकों को बधाई कैसे देंगे, क्या कुछ सलाह देंगे उन्हें? सलाह मैं नहीं देने को तैयार नहीं है, लेकिन मेरा रिटायर हुए काफ़ी साल हो गया है, अभी भी मैं फिट हूँ, अभी भी मैं डेली काम करता हूँ, डेली वॉक चलता हूँ, डेली पढ़ाता हूँ लोगों को वगैरह। ये कैसे हुआ? क्योंकि आर्मी का, एयरफोर्स का ट्रेनिंग, ड्रेसिंग था, डिसिप्लिन था, मन में घुस गया है। इसलिए डिसिप्लिन मेहनत से आता है ज़रूर, लेकिन उसको जल्दी नहीं बोलेंगे। जो मेहनत से आता है उसको जल्दी नहीं बोलेंगे। माँ बाप बोलेंगे मान लो, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना जो करना चाहते हैं उनसे डिस्कस करो। मेरे बेटे ने जब कहा था वो NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना चाहता, हमने कहा जाओ एग्ज़ाम दो, अगर पास हो गए तो इंटरव्यू में फेल हो गए तो जाओ। मैंने मना नहीं किया, वो गया भी। इसलिए ये याद रखिएगा कि जो चीज़ बच्चा करना चाहता है सलाह ज़रूर दीजिए, लेकिन मना मत करिए। यही है मेरे सलाह बाकी लोगों को। ये मैं प्रिंसिपल फॉलो करो, सलाह देता हूँ लेकिन मना नहीं करता हूँ। थैंक यू सर। पूरे ITV नेटवर्क के तरफ से ये मेरा भी सौभाग्य है और ITV नेटवर्क का सौभाग्य है कि आप हमारे चैनल पे आए। आपने काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो साझा की, काफ़ी कुछ चीज़ें जो है छूट भी गई है। आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर जो आपके अभी सन है वो भी जो है देश हित में जो है सेवा कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया ITV नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट विष्णु के साथ नितीश झा, इंडिया न्यूज़।